हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, नए साल की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने वर्ल्ड मैप की सीरीज को स्टार्ट किया था। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हमने श्रीलंका को पहले ही पढ़ लिया है। पाकिस्तान को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। आज हम तीसरे देश को पढ़ने वाले हैं। तीसरा देश जो हमारा है वो है म्यांमार। भारत का एक पड़ोसी देश भी है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले म्यांमार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। म्यांमार के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी। म्यांमार जो है वो किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, म्यांमार की आज राजनीतिक स्थिति क्या है, इसके अलावा क्या भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में कोई प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, क्या भारत और म्यांमार के रिश्ते, इन दोनों के संबंध कैसे हैं, भारत और म्यांमार के संबंध कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या म्यांमार भी कभी किसी कॉलोनी देशों का गुलाम रहा था, तो एक चर्चा इसके बारे में भी होगी कि ये क्या कभी कॉलोनी देश भी रहा है। इसके अलावा एक पॉलिसी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और एक दूसरी पॉलिसी भी और थी जिसे हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी भी बोलते हैं। इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा कि ये दोनों पॉलिसी है क्या। म्यांमार की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है, वो ईस्ट एशिया में है, साउथ एशिया में है, या किसी और स्थान पर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच में ना फ्री मूवमेंट रिजीम की भी व्यवस्था है। तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा कुछ ऑपरेशंस किए गए हैं म्यांमार के अंदर। वो ऑपरेशन अलग अलग समय पे किए गए हैं, उस ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत सरकार की मदद से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक द्वीप है जो अभी कुछ समयों से क्या हो गया है ना, भारत और म्यांमार के बीच में थोड़ा विवादित हो गया है। उस द्वीप को बोला जाता है कोको आइलैंड। तो ये कोको आइलैंड का इतिहास क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल होता है कि आप लोग यहाँ पे 2 डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो होता क्या है ना, म्यांमार को मंदिरों और पैगोडों का देश कहा जाता है। ये जो मैंने चित्र लगाया वो पैगोडा का है। तो एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए, मंदिरों तथा पैगोडा का देश, तो मंदिर एवं पैगोडा का देश किसे हम लोग कहते हैं, म्यांमार को। तो आइए अपनी जर्नी शुरू करते हैं म्यांमार के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होगे ना, हम ये पूरे एशिया को अगर चर्चा करें तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न एशिया। हालांकि रूस जो है वो अपने आप को यूरोप में मानता है, रूस को एशिया का हिस्सा ये दोनों देशों में है, ये एशिया का भी कुछ पार्ट है। और परंतु जो रूस की राजधानी है ना वो कहाँ पे पड़ती है, यूरोप के अंदर। इसीलिए रूस को किस कॉन्टिनेंट के अंदर गिना जाएगा, वो गिना जाएगा यूरोप के अंदर। ये हमारे सेंट्रल एशिया हो गए। सेंट्रल एशिया के कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर अगर आप ये मैप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ईस्टर्न एशिया। इसमें जैसे प्रमुख देश हो गए, चीन हो गया, मंगोलिया हो गया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सब हो गए। फिर वेस्ट एशिया में जितने भी अरब कंट्रीज होते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यहाँ पे इराक, ये सभी किसके अंदर आ गए, वेस्ट एशिया के अंदर। और साउदर्न एशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये प्रमुख देश हैं। उसी प्रकार से अगर आप इस लोकेशन को देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा देश है ना जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, इसी देश को क्या बोला जाता है, म्यांमार बोला जाता है। और हमें इन्हीं के बारे में आज चर्चा करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग म्यांमार की लोकेशन को तो समझ गए होंगे कि म्यांमार जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है या नहीं, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। बट म्यांमार पूरे विश्व के नक्शे पर कहाँ है या एशिया के नक्शे पे कहाँ है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, म्यांमार को अगर आप देख पा रहे होगे ना यहाँ पे, तो म्यांमार के कुछ पड़ोसी देश भी हैं। म्यांमार जो है ना मुख्य रूप से 5 पड़ोसी देशों के साथ घिरा हुआ है।
तो इसके कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई? 5 देश। पहला जो हम देश है भारत, भारत जो है वो म्यांमार का पड़ोसी देश है। दूसरा जो देश है वो है बांग्लादेश। तीसरा जो देश है वो है हमारा चीन। चौथा जो देश है वो है लाओस। और पांचवा जो देश है वो अगर आप देख पा रहे होगे तो वो है थाईलैंड। एक बार इसको मैप में भी देखने का प्रयास करते हैं कि म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिएगा, ये है आपका म्यांमार। पहला देश हमने पढ़ा इंडिया के बारे में, तो भारत जो है इसके साथ सीमा साझा करेगा। दूसरा है बांग्लादेश, बांग्लादेश भी इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे होगे चीन को, चीन भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। वियतनाम इसके साथ साझा नहीं करेगा। तो कई बार आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि क्या म्यांमार जो है वो वियतनाम के साथ सीमा साझा करता है, तो जवाब होगा नहीं। लाओस बिल्कुल ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करेगा। इसके बाद थाईलैंड, ये हमारा पांचवा देश है जो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा एक चर्चा और होती है, भारत के कुछ राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। उन राज्यों को देख लेते हैं। तो जो पहला राज्य है उसे बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य हो गया नागालैंड। तीसरा राज्य हो गया हमारा मणिपुर। और चौथा राज्य हो गया हमारा मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत के 4 राज्य भी हैं जो कि किनके साथ सीमा साझा करेंगे? म्यांमार के साथ सीमा साझा करेंगे। अब आते हैं थोड़े से इसके इतिहास पे हम लोग चलते हैं। तो इसके इतिहास की चर्चा शुरू होती है। आप एक समझ पा रहे हो कि पूरी दुनिया के अंदर क्या था ना, पूरी दुनिया के लगभग 2/3 देशों को केवल ब्रिटेन ने ही गुलाम बना के रखा था। मतलब कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़्यादातर देशों को कॉलोनी किसने बनाया है? ब्रिटेन वालों ने ही बनाया। जैसा कि आप जानते होंगे भारत भी एक समय पे क्या था? ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। बर्मा भी क्या होता है ना, बर्मा भी ब्रिटेन की कॉलोनी बनता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इनके पास भारत जैसा इतना बड़ा देश था ही, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जैसे ये जब एरिया इनके पास ऑलरेडी था, तब इनको एक छोटे से देश की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जवाब हमें इसलिए मिलता है, कॉलोनाइजेशन जो म्यांमार यानी कि उस वक्त के बर्मा का किया गया था ना, वो मुख्य रूप से 2 चीज़ों के लिए। पहला था राइस, चावल, और दूसरा जो चीज़ था वो था चाइना। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए, इससे पिछले वाले मैप में अगर आपने देखा हो तो आप देख पा रहे होगे कि म्यांमार जो है वो चीन के साथ भी एक लंबी सीमा साझा करता है। दूसरा पॉइंट, तो चावल का क्या कॉन्सेप्ट है? म्यांमार में एक पठार पाया जाता है। हम आगे चल के देखेंगे कि म्यांमार की 2 प्रमुख नदियां हैं, सालवीन और इरावेडी। इन दोनों नदियों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे? सान का पठार। और सान का पठार जो है ना, पूरे विश्व भर में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है। तो ये 2 रीजन थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन था ना, देखिए ब्रिटेन, अगर आप देख पाओगे तो ब्रिटेन कहीं यहाँ पर है। और कुछ समय मतलब जब ये 18th सेंचुरी की बात चल रही है, 1850 के आसपास के समय का, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसे बोला जाता है लाल सागर। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे होगे इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। अब इन दोनों के बीच में अभी तक क्या हो रहा था ना, अगर अंग्रेजों को व्यापार करना भी होता था तो अंग्रेज किस माध्यम से व्यापार कर सकते थे? अंग्रेज को पूरा का पूरा अफ्रीका घूम करके आना पड़ता था, तब जाके वो व्यापार कर सकते थे। अब अंग्रेज क्या कर सकते थे? यहाँ से सीधा भूमध्य सागर में घुसा और यहाँ पर एक नहर बनाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं स्वेज नहर। तो स्वेज नहर का निर्माण हो चुका था 1859 के अंदर। तो इस रास्ते से वो क्या कर सकते थे ना, बहुत ईजिली क्या कर सकते थे, वो यहाँ पे पहुँच सकते थे। स्वेज नहर को बनाने में जिन कंपनियों का हाथ था ना, उनमें सबसे बड़ा योगदान ब्रिटेन और फ्रांस का भी था। तो ये नहर का उपयोगिता के कारण इनका क्या हो रहा था ना, लगभग 8000 से 9000 किलोमीटर की जो दूरी होती थी वो कम हो जा रही थी। तो एक रीजन तो ये था। दूसरा, चावल म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चावल किनको चाहिए? यूरोप के लोगों को चाहिए था।
चीन को हराने के लिए या चीन को काउंटर करने के लिए भी इन्हें किसकी आवश्यकता थी? इन्हें आवश्यकता थी म्यांमार की। तो होता क्या है, अब ये कब्जा कैसे करेंगे? तो कब्जा करने के दौरान में 3 युद्ध होंगे। कब्जा 3 युद्ध में होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर बोलते हैं। प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक। फिर दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध भी होता है, सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध, ये होता है 1852 से लेकर के 1853 तक। 1852 से लेकर के 1853 तक। फिर तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध भी होता है, थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध। ये स्टार्ट होता है आपका नवंबर 1885 में और ये जाकर के समाप्त हो जाता है 1886 में। और फाइनली 1886 ईस्वी में जो बर्मा है वो म्यांमार का क्या हो जाता है? एक पार्ट बन जाता है। तो अब जो है बर्मा किसका पार्ट बन गया? वो बर्मा पार्ट बन गया ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ तक की कहानी आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ की कहानी से लेकर के बर्मा के आज़ादी तक की कहानी को हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, बर्मा के जो लोग थे ना, उनकी इथनिसिटी अलग थी, उनका कल्चर अलग था। तो वो क्या कर रहे थे ना, समय समय पे ये डिमांड कर रहे थे कि कम से कम हमें क्या करो ना, आप भारत से तो अलग कर दो। इसकी जो पहली डिमांड इन लोगों ने रखी थी वो सन 1919 ईस्वी में रखी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में ये बात का मेंशन किया जाता था। वो लोग डिमांड कर रहे थे बर्मा के लोग कि हमें कम से कम आप क्या करो ना, भारत से तो अलग कर दो। तो 1919 में ये चीज़ पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों की भी हालत क्या थी? खराब थी। तो इस समय तो इनकी मांग पूरी होने की संभावना कम थी। फिर इन्होंने अगला जो डिमांड रखा 1928 ईस्वी में रखा। 1928 ईस्वी में क्या होता है, भारत के अंदर साइमन कमीशन आता है। भारत में क्या आता है? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के सुझाव पर ही क्या होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुए हैं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, 1931 में और 1932 में। इन तीनों में बर्मा के लोगों के द्वारा डिमांड की जाती है कि कम से कम बर्मा को क्या करो, आप ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दो। इंडिया का वो पार्ट नहीं रह रहे थे। इसके बाद होता क्या है, 1933 ईस्वी में एक घटना और घटित होती है। 1933 ईस्वी में ना साइमन कमीशन के सुझाव पर एक वाइट पेपर जारी किया जाता है, वाइट पेपर, और इसे ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाता है। और ब्रिटेन की संसद में जब इसे पेश किया गया था तो ये पास हो जाता है। और यही जो है ना वो भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में कहाँ आता है? भारत में एक नया कानून लेके आया जाता है। आप सब लोग बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या थी 321 और कुल कितने अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूचियां थी। ये सवाल कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो 1935 के अधिनियम जो था वो बर्मा के लिए ज़्यादा बेहतर माना गया था। अब क्यों माना गया है इसकी चर्चा देखते हैं। देखिएगा, होता क्या है ना, आप सबने देखा 1935 में एक अधिनियम लाया गया है और 1935 के अधिनियम में एक घोषणा की गई थी। और वो घोषणा ये था कि हम आने वाले कुछ समयों में क्या करेंगे, बर्मा को भारत से अलग कर देंगे। और फाइनली 1 अप्रैल 1937 को क्या किया जाता है, बर्मा को भारत बोलना उस वक्त के हिसाब से गलत होगा, हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये तो कहानी है, बट अभी भी बर्मा आज़ाद नहीं हुआ है। उसको केवल वही स्टेटस प्राप्त था जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह को प्राप्त था। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है 1939 ईस्वी में लेकर के। 1939 ईस्वी में आप सभी लोग को मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इसी क्रम में एशिया में भी एक सुपर पावर है जो आगे बढ़ रहा था। एशिया के अंदर भी एक ऐसी शक्ति थी ना जो कि बाकी देशों को टक्कर दे रही थी, और वो देश था जापान। तो जापान ने क्या किया था 1942 ईस्वी में,
उसने किस पे कब्जा कर लिया? बर्मा पर कब्जा कर लिया। अभी तक बर्मा में किसकी सेना थी? ब्रिटिशर्स की सेना थी। लेकिन 1942 में ये किसके पास चला जाता है? बर्मा जापान के पास। इसके बाद अगर घटनाक्रम को आप देखोगे तो देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, दो जापान के दो बड़े शहरों पे क्या किया गया था? बम गिराया गया है, हिरोशिमा तथा नागासाकी पे। जिसके बाद जापान के जो राजा होते हैं उन्होंने क्या बोला था कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो अब जो है बर्मा के भविष्य की अगर देखा जाए तो बर्मा 1945 में, अच्छा, जापानियों से लड़ने में बर्मा की मदद की थी, ब्रिटिशर्स ने भी कुछ मदद की थी। तो 1935 में ये फिर से किसके पास चला जाएगा? ये ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। लेकिन अब उसके बाद होता क्या है? अब इन लोगों को लगने लगा यार पहले तो मुझे ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, फिर कुछ समय के लिए हम जापान के पास रहे और वापस से ब्रिटेन के गुलाम बन गए, तो हमारे लोगों के हाथ में सत्ता कब आएगी? फाइनली वो दिन आता है और 1948 ईस्वी में बर्मा को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। तो बर्मा क्या होता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। इसी क्रम में अगर आप देखोगे तो बर्मा में, जैसे भारत में एक व्यक्ति है जिनका नाम है महात्मा गांधी जी, तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? महात्मा गांधी जी को। आप इस फोटो में, आप इस पिक में एक व्यक्ति की तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर है आन संघ की। ये किनका है? आन संघ। इन्हें ही माना जाता है म्यांमार का पिता। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि म्यांमार का पिता किसे कहा जाता है, तो आन संघ को। और ये व्यक्ति, बट ये कोई पद हासिल नहीं कर पाते, इनको संविधान सभा में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के दौरान ही क्या किया जाता है? इनको मार दिया जाता है। इसके बाद अगर आप घटनाक्रम को देखते हो तो आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिएगा। हम लोगों ने 1948 तक की घटनाक्रम को समझ लिया था। 1948 में जो बनाया गया था ना, वो लोकतांत्रिक सरकार थी। वहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई थी वो कैसी थी? लोकतांत्रिक सरकार की थी। परंतु होता क्या है, 1962 ईस्वी में ही वहाँ पे फिर से सत्ता में परिवर्तन आता है और सैन्य, जिसको सैन्य तख्ता पलट बोलते हैं, और वापस वहाँ से कौन सा शासन आ जाएगा? सैन्य शासन आ जाएगा। तो 1962 में, और सैन्य शासन जो है ना 1962 से लेकर के लगभग 1974 ईस्वी तक यहाँ क्या चलता है? सैन्य शासन चलता है। उसके बाद 1974 में ही म्यांमार का फिर से एक नया संविधान बनाया जाएगा, और ये लोग अब क्या बना रहे हैं? ये लोग अपना नया संविधान बनाते हैं और उसे लागू भी करते हैं। यहाँ तक की कहानी है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब होता क्या है ना, 1974 में इनका संविधान बन गया, लागू भी हो गया। अब होता क्या है, 1989 ईस्वी में इनको लगता है यार बर्मा जो नाम है ना वो काफ़ी उटपुटा नाम है, तो इन्होंने बर्मा से नाम बदल करके क्या कर लिया था? म्यांमार कर लिया। तो एक सवाल आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि बर्मा का नाम बदल करके म्यांमार कब किया गया? तो ये था आपका 1989 ईस्वी में। तो ये ना हुआ। दूसरी घटना एक और होती है बर्मा में, अगर आप देख पा रहे होगे तो एक शहर है यांगोन। यांगोन, इसका जो पुराना नाम हुआ करता था ना वो था रंगून। तो दूसरे रंगून का भी नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? यांगोन। ये चीज़ हुआ। तो यहाँ पे देखा गया। तो ये हिस्ट्री थी कहाँ पे। और अभी अगर आप इसकी घटनाक्रम को देखोगे ना तो सन 2021 ईस्वी में पुनः से वहाँ पे क्या हो गया है? सैन्य तख्ता पलट हो गया है। और अभी वहाँ के शासन व्यवस्था में कौन शामिल है? सेना शामिल है। वहाँ पे अभी कोई लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे कहानी को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक व्यक्ति की तस्वीर देख पा रहे होंगे। इनका नाम है बहादुर शाह जफर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनका नाम है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर साहब हैं कौन, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी भारत के अंदर। तो जब 1857 की क्रांति होती है ना तो मुगलों के ये अंतिम बादशाह थे और माना यह गया था कि ये भी क्या है? दोषी हैं।
1857 की क्रांति में इनको भी क्या माना गया है, दोषी माना गया था। जब आपको दोषी माना गया है तो इनको क्या किया जाता है, बहादुर शाह जफर को पकड़ा जाता है और यांगून, आज का जो है यांगून है, और उस वक्त के हिसाब से इनको कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून में। तो ये रंगून इनको एक्साइल करके भेज दिया जाता है और इन्होंने अपने बाकी के जो अंतिम जीवन थे उन्होंने वहीं पे बिताए और अल्टीमेटली 1862 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। पेशे से माना जाता है कि जो बहादुर शाह जो थे, एक तो राजा तो हैं ही, इनको शायरियों का भी बहुत शौक था। तो इनके ऊपर एक बहुत फेमस शायरी भी है, कितना भी बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मतलब जब बहादुर शाह जफर मरे, मतलब वो जब तक जीवित रहे, माना तो यही गया कि दिल्ली के सल्तनत है। 1857 में तो ये मुगल सल्तनत का पद ही समाप्त कर दिया गया था कि मुगल के अंदर कोई राजा ही नहीं होंगे। एक समय पे दिल्ली के ऊपर राज करने वाला व्यक्ति, उसके मरने के समय ऐसी हालत हो रही है कि उसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पा रही थी। तो ये तो थोड़ी बहुत कहानी है जिसके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में। तो इनको एक्साइल करके भेज दिया गया था रंगून। अच्छा, एक पॉइंट और है, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही प्रमुख नाम है और ये 2 पत्रिका निकाला करते थे। इनकी एक पत्रिका का नाम था केसरी और दूसरी पत्रिका का नाम था मराठा। अच्छा, इसमें सवाल में ही ट्विस्ट है, पूछा जाता है कि मराठा जो पत्रिका थी ना वो किस भाषा में निकाली जाती थी। तो मराठा जो पत्रिका है वो अंग्रेजी भाषा में होती थी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और केसरी जो पत्रिका थी वो किस भाषा में थी, मराठी पत्रिका में। तो होता क्या है, बाल गंगाधर तिलक जी को सन 1908 ईस्वी में इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है और देशद्रोह का आरोप लगा करके इनको कितने साल की जेल सुनाई जाती है, 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और 6 साल की सज़ा सुनाने के बाद इनको बर्मा के मांडले जेल में ही भेजा जाता है। तो इनको कहाँ भेजा गया, बर्मा के मांडले जेल के अंदर ये इनको भेजा जाता है और ये फाइनली 1914 ईस्वी में क्या होते हैं, वहाँ से रिहा होकर के भारत आते हैं। तो ये तो कहानी थी, थोड़ी बहुत हमने समझने का प्रयास किया। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा आप लोग। म्यांमार के कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं, अगर देखा जाए तो। ठीक है, देखिएगा आप लोग, म्यांमार के कुछ फैक्ट्स को हम लोग समझते हैं। फैक्ट्स क्या है, अगर आप देख पा रहे होगे ना, तो ये तो हमारा प्यारा भारत है। भारत और म्यांमार के बीच में ना एक पहाड़ी भी है, यहाँ पे देखोगे, इसे बोला जाता है अराकान की पहाड़ी। इसे क्या बोला जाएगा, अराकान की पहाड़ी। तो एक सवाल तो आपसे यही बन गया कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पहाड़ी है या कौन सी पहाड़ी है जो सीमा रेखा बनाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा अराकान की पहाड़ी। इसके अलावा आप 2 नदियां देख पा रहे होगे, एक नदी यहाँ पे दिख रहा होगा सालवीन, पहली नदी कौन सी है, सालवीन, और दूसरी नदी होगा इरावदी। ठीक है, ये नदी आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। दूसरी नदी का नाम क्या है, इरावदी। तो सवाल है, देखिए यहाँ से ये 2 नदियाँ आ रही है, इरावदी इस तरह से आ रही है और सालवीन जो है आपको इस तरह से आती हुई दिख जाएगी, यहाँ से हुआ। अब इन दोनों नदियों के बीच में ना एक पठार बनता है, इन दोनों नदियों के, सालवीन और इरावदी के बीच में एक पठार बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सान का पठार। तो सान का पठार आखिरकार दुनिया में किस चीज़ के लिए फेमस था। अगर आपको पुरानी कहानी याद हो तो ब्रिटेन की 2 काम के लिए आए थे ना, पहला तो चीन के लिए और दूसरा चावल के लिए। तो धान की खेती के लिए, धान की
खेती के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई स्थान हो सकता है तो वो कौन है? ये आपका सान का पठार ही है। यहाँ तक तो समझ में आया। इसके अलावा अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए इनके कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे इनकी जो राजधानी है, राजधानी तो लगता है इसमें छुप गया है, बट देखिएगा प्रमुख शहर में देखा जाए तो यांगून है। प्रमुख नदियां हम लोग देख चुके हैं। यहाँ इस वाले को बोला जाता है इरावदी का मुहाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरावदी का मुहाना। तो ये हो गया। ये कुछ हम लोग उसके आगे की टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 नक्शे हैं हमारे पास। भारत सरकार ने पुराने समय में भी रिश्ते सुधारने का प्रयास किया था, बट होता क्या है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक और युद्ध प्रारंभ हो गया था जिसे हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का जो समय काल है ना 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है। और 1991 में जब यूएसएसआर कुल 15 देशों में विभाजित हो जाएगा, उसके बाद से ही माना जाता है कि ये चीज़ें समाप्त हो गई है। शीत युद्ध के दौरान ने भारत ने न तो अमेरिका का पक्ष लिया था और ना ही यूएसएसआर का पक्ष लिया था। भारत एक अलग ही गुट में शामिल था जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन अलाइड मूवमेंट। ये चीज़ हुआ तो होता क्या ना, इस दौरान में भारत की सरकार ने ना इस वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इनके साथ संबंध अच्छे बनाने के प्रयास नहीं किए थे। लेकिन जब 1991 के अंदर भारत के अंदर भी एक सुधार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म के बाद देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा एक नीति लाई जाती है। पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे देश के उस वक्त पे प्रधानमंत्री होते हैं, नरसिम्हा राव, और उन्होंने एक पॉलिसी लाया था जिसे बोला जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी। उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन अब इसके तहत ये था कि हम व्यापारिक साझेदार बनाने का प्रयास करेंगे इन सभी देशों के साथ, बट जानते ही हैं कि भारत में कोई भी काम जो होता है वो काफ़ी डिले होता है। इसके बाद से जब मोदी जी की सरकार आती है तो मोदी जी की सरकार ने क्या किया था, 2014 ईस्वी में वो एक दूसरी नीति लेकर के आते हैं और उस दूसरी नीति को बोला गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब अब हम देखेंगे नहीं, अब हम वहाँ पे कुछ काम करके भी देंगे। तो ये 2 नीतियाँ लाई गई थी। 1991 में जो लाया गया था उसे हम लोग बोलेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी, और 2014 के अंदर जो लाया गया था उसे हम लोग बोलेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब ये नीति के तहत होता क्या है, तो देखिए भारत सरकार की एक योजना है। भारत सरकार की एक योजना है कि 3 देशों को मिला करके, जैसे यहाँ से हमारा भारत है, यहाँ से हिस्सा चालू होगा म्यांमार और थाईलैंड, तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का निर्माण किया जाए। तो ये एक भारत सरकार की एक परियोजना है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से काम कर जाता है, तो देखिए भारत से लेकर के हम सीधा थाईलैंड तक तो पहुंच पा रहे हैं। लैंड रूट के माध्यम से होते होते हम डायरेक्टली सिंगापुर तक का हमारा एक्सेस हो जाएगा। मतलब सिंगापुर तक जाने के लिए हमें किसी भी शिप की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम अगर इन देशों में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के आते हैं तो इनका भरोसा भारतीयों पे ज़्यादा जगेगा और ये भारत के लोगों के साथ क्या करना चाहेंगे? व्यापार करना चाहेंगे। कोई भी राष्ट्र हो ना, आज अगर चीन इतना आगे बढ़ा है ना, तो चीन बिना व्यापार के आगे नहीं बढ़ सकता। चीन के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड हैं। वो चीन की सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने कम से कम अपने देश के लोगों को व्यापार करना तो सिखा दिया। आज वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया के लगभग 28% सामान जो है ना वो अकेले चीन बना रहा है। जबकि भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में शायद ये आंकड़ा 0.64 के आसपास ही है। तो सोच लीजिए कि भारत, चीन और भारत जो दोनों एक समय पे आज़ाद हुए थे, तो एक समय पे चीन कितना आगे निकल गया और भारत आज कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो ये स्थितियाँ हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा और ये जो हाईवे बनाया जा रहा है वो इस चीज़ में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो है फ्री मूवमेंट रेजिम। तो क्या होता है फ्री मूवमेंट रेजिम, है क्या,
ये किन चीज़ों की बात करता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा, भारत और म्यांमार जो है ना लगभग 1600 किलोमीटर की क्या करते हैं, आपस में सीमा साझा करते हैं। 1600 किलोमीटर की सीमा है इन दोनों के बीच में। और उनमें भी अगर कुछ जनजातियों की बात की जाए, जैसे एक जनजाति है कुकी जनजाति, एक जनजाति है एडी जनजाति। तो ये जनजाति के कुछ लोग मणिपुर में भी मिलेंगे, कुछ लोग आपको म्यांमार के अंदर भी मिलेंगे। तो जब ऐसी समस्या, इनके एंसेस्टर्स मतलब इनके जो पूर्वज थे ना, वो भी एक दूसरे देशों में आते थे। जब ये लाइन खींची गई थी या जब ये बंटवारा किया गया था, तो इन ट्राइब्स से तो पूछा नहीं गया। एक झलक मैं दिखाता हूँ इन ट्राइब्स की आपको। देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये कुकी ट्राइब्स हैं और ये जो हैं वो एडी ट्राइब्स हैं। तो इन दोनों ट्राइब्स के एंसेस्टर्स कहाँ पर हैं, दोनों देशों के बीच में हैं, मतलब यहाँ पर होंगे। और ये आज से नहीं, हजारों साल से ये लोग फ्रीली एक दूसरे से मूवमेंट कर आना जाना लगा रहता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगी, जब ये दो अलग अलग राष्ट्र बने ना, तो दो अलग राष्ट्र बने तो इनके बीच में सीमाएं भी खींची गई, बॉर्डर, अराकाम की पहाड़ियाँ जो हैं जैसे। तो जब बॉर्डर खींचा गया, बॉर्डर खींच जाने के बाद जो लोग, जिनके परिवार कुछ इधर रहते होंगे, उनको एक समस्या होने लगी। तो इससे बचने के लिए एक उपाय निकाला गया और उपाय ये था, इनमें ये बोला गया कि 1960 के अंदर एक हम कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं जिसे हम लोग बोलेंगे फ्री मूवमेंट रेजिम। और इस रेजिम के तहत शुरुआती में जो ये मुद्दा दिया गया था, तो बोला गया कि 40 किलोमीटर तक ना ये जनजाति जो होंगे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीजा पासपोर्ट के ये क्या कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। तो ये तो सुविधा की गई, बट कोई भी कानून बनता है तो उसके मिसयूज भी बहुत होने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद इस कानून में जो है वो थोड़ा सा बदलाव किया जाता है और सन 2004 ईस्वी में जो 14 किलोमीटर का इनको फ्री रेजिम मिला हुआ था, फ्री मूवमेंट का, वो इसको घटा दिया जाता है और अब ये कितना कर दिया गया, मात्र 16 किलोमीटर का कर दिया गया। और रिसेंटली अभी गृह मंत्रालय ने इसमें एक डाटा दिया है, उसमें ये बोला गया कि अब जो है ये सीमा कितनी है, केवल 10 किलोमीटर की है। तो आखिरकार ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घटाया क्यों जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनमें से बहुत सारी कुकी जनजाति और आदि जनजाति के साथ दूसरी जनजातियां भी होती हैं। वो क्या करती हैं, मान लीजिए कि भारत का जो मणिपुर है, मणिपुर में आई, मणिपुर के साथ वहाँ के साथ इन लोगों ने मिलने जुलने की कोशिश की, बट दोनों की इथनिसिटी अलग होने के कारण ये लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो जब आपस में नहीं मिल पाएंगे तो इनके बीच में क्लैशेस होते हैं। और अभी आपने रिसेंटली अगर देखा होगा तो मणिपुर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर दंगे वगैरह हुए थे। तो वो एक रिसेंट की घटना है जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये तो एक समस्या हुई। तो अब फ्री मूवमेंट रेजिम को अब ये सोचा जा रहा है कि इसको हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हमें सुनने को मिले कि ये अब क्या होने वाला है, कुछ दिनों में समाप्त भी होने वाला है। इसके पीछे एक और रीजन भी माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है अराकाम आर्मी। अब अराकाम आर्मी कौन है, तो अराकाम आर्मी जो होता है ना, एक तरह से जैसे भारत में आप मान सकते हो कि भारत में नक्सलाइट्स होते हैं, तो उसी तरह से ये क्या है, नक्सलाइट्स हैं जो म्यांमार के अंदर हैं। अब ये करते क्या हैं, अब इनके पास अपनी वायुसेना है, इनके पास सब कुछ है और इनको सपोर्ट मिलता है कहाँ, किस देश की सरकार से, चाइना की सरकार से। तो इन्होंने अपनी अच्छी खासी आर्मी बना रखी है और ये मिल करके चाहते क्या है कि म्यांमार के और भारत के कुछ हिस्सों को तोड़ा जाए और उनको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ये चीज़ तो भारत में हो नहीं सकती, क्योंकि भारत का आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत, इंडिया ही भारत है और वो क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। तो उस चीज़ से तो भारत से तो कोई क्षेत्र अलग हो नहीं सकता। अब इसके लिए होता है क्या ना, तो अराकाम आर्मी को सबक सिखाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए गए हैं। अगर उन ऑपरेशंस की चर्चा करें तो देखिए, आप यहाँ मैप में देख पा रहे होगे, हमने एक ऑपरेशन इंसानियत लिखा है, ऑपरेशन सनराइज लिखा है। इसके अलावा भी एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गोल्डन बर्ड। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड। और ये जो ऑपरेशन गोल्डन बर्ड जो किया गया है वो 1995 में किया गया था, ये 1995 है। इस ऑपरेशन के तहत जो म्यांमार और भारत के बीच में जो कॉमन इंसर्जेंट होते थे, जैसे अराकाम आर्मी के लोग, तो उनको ही क्या कर सकते थे, उनको ही काउंटर करने का एक प्रयास किया गया था। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन था भारत की सेना का और म्यांमार की सेना का। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन इंसानियत जो है वो लॉन्च किया गया था रोहिंग्या क्राइसिस से निपटने के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे रोहिंग्या क्राइसिस जो हुआ था
रोहिंग्या मुस्लिमों की एक कम्युनिटी होती है, उसके अंदर में क्या होता था कि इनको म्यांमार के साथ काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इस कारण से ये लोग काफ़ी सारे दूसरे देशों में पलायन कर रहे थे। तो उससे निपटने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसे क्या बोला गया, ऑपरेशन इंसानियत। और ऑपरेशन इंसानियत आप लोग बताओगे कि कब लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया था सन 2017 ईस्वी में। और अगला जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उसका नाम है ऑपरेशन सनशाइन। ऑपरेशन सनशाइन को लॉन्च किया गया था 2019 में। हम लोग आगे चल के और भी बहुत सारे ऑपरेशंस को देखेंगे। ऑपरेशन सनशाइन जो है मुख्य रूप से किसके लिए लॉन्च किया गया था? अराकान आर्मी को काउंटर करने के लिए। जैसा आप पिछले डायग्राम में अगर आप देख पा रहे होगे, इनके पास प्रॉपर वेपन्स हैं यहाँ पे। तो होता है क्या है ना, अराकान आर्मी जो है वो म्यांमार और भारत के कुछ हिस्सों को लेकर के क्या करना चाह रही थी, उसको एक लेकर के स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रही थी। चीन का ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर किसी का हो सकता था वो कौन हो सकता है? चीन। तो भारत और म्यांमार की सेना ने मिलकर के ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सनशाइन। और इसमें हम लोगों ने किससे लड़ाई लड़ी थी? अराकान से, अराकान की सेना से। तो ये भारत के द्वारा म्यांमार के अंदर जो है वो 3 प्रमुख ऑपरेशंस चलाए गए थे जिनकी चर्चा हमने यहाँ पे की है। इसके बाद अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में एक प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अभी फिलहाल आप अगर ये देख पा रहे होगे, ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है चिकन नेक। चिकन नेक। और चिकन नेक की जो कुल चौड़ाई है वो लगभग है 20 से 22 किलोमीटर की। और यह एकमात्र ऐसा रास्ता है जो भारत के बाकी हिस्सों को जोड़ता है, किससे? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से जोड़ता है। तो एक तो ये चीज़ हुआ। यहाँ पर जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है सिलीगुड़ी। और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है, उस एयरपोर्ट का नाम होता है बागडोगरा एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? बागडोगरा एयरपोर्ट। लेकिन समस्या ये खड़ी होती है ना कि अगर इससे ऊपर आप देखोगे भूटान है, यहाँ पे देखोगे तो नेपाल है। इसको हम लोग दूसरे मैप से एक बार कोशिश करते हैं समझने का। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखो आप लोग, ये क्या है? हमने प्रोजेक्ट ये बनाया है, अगर यहाँ से देख पा रहे होगे तो ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो लगभग कितना है? 20 से 22 किलोमीटर का। तो नॉर्थ ईस्ट को हमें अगर कोई जोड़ सकता है तो केवल यही वो रास्ता हो सकता है। तो एक अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाए, और एक स्थिति हमें ऐसे देखने को मिला भी है, अगर आपने सुना होगा तो एक मुद्दा चला था कुछ दिन पहले भूटान के अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं डोकलाम विवाद। हुआ क्या है? डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद में क्या था कि डोकलाम पर क्लेम किया गया था चाइना के द्वारा। चाइना ने बोला कि ये क्या है, ये चीन का हिस्सा होना चाहिए, जबकि वो भूटान के काफ़ी अंदर था। और अगर चीन का ये क्लेम साबित हो जाता, मान लीजिए चीन यहाँ तक आ जाता, तो यहाँ से सिलीगुड़ी की जो दूरी बचती ना वो मात्र 20 किलोमीटर की बचती। तो एक तो चीज़ ये हो सकता था 30 किलोमीटर की बचती। तो 30 किलोमीटर चीन के लिए आना ज़्यादा समय अच्छा था। ऊपर से नेपाल के एक प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, तो ओली साहब ने भी क्या कर रखा है, वो भी चीन की गोद में ही जाके ज़्यादातर बैठ चुके हैं। तो अगर वो चीन क्या प्रयास कर रहा है कि भारत के इस तट से भी वो क्या करे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने का प्रयास करें। दूसरा रीजन क्या है? ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होगे ना यहाँ पे, इस क्षेत्र को बोला जाता है तवांग क्षेत्र। और चीन का ये दावा है कि जो तवांग क्षेत्र है ना वो किसका भाग होता है? तिब्बत का बाह्य भाग है। तो ये तिब्बत, ये माना किसके द्वारा गया है? चीन की एक थ्योरी है। तवांग के पीछे आखिरकार वो क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा? इसके पीछे रीजन बस एक है कि जो एक दलाई लामा का पद होता है, तो दलाई लामा यानी कि जो महायान संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म के अंदर जो महायान संप्रदाय हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं, धार्मिक प्रमुख, उस पद को क्या बोला जाता है? दलाई लामा। तो माना यह गया था कि जो पहले दलाई लामा थे उनका जन्म भी तवांग क्षेत्र में हुआ था, और जो अगले दलाई लामा आएंगे, अगले दलाई लामा, उनका भी जन्म क्या होगा? इसी क्षेत्र में होगा। तो रिलीजियस पर्पस के हिसाब से भी देखा जाए ना तो तवांग क्षेत्र जो है वो किससे, वो माना जाता है कि
चीन ऐसा क्लेम करता है। बट चीन के क्लेम करने से तो कुछ होगा नहीं। तवांग क्षेत्र में अभी किसकी सेना है? भारत की सेना है। हमें थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट जितना ज़्यादा मजबूत होगा, भारत के हाथ उतने ही मजबूत हो जाएंगे। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है। तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ना, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन फ्यूचर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता कट जाए, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि भारत के पास कोई और रास्ता है नहीं जिसके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुँच पाएँ। तो इसको काउंटर करने का दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम बांग्लादेश में क्या करें, सीधा यहाँ से एक रोड बना दें। तो एक रास्ता हमें किससे लेना होगा, मान लीजिए बांग्लादेश से। और दूसरा जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहाँ से लेकर के हम म्यांमार पहुँचें और म्यांमार के रास्ते हम क्या करेंगे, अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जो दूसरा वाला रास्ता है, हमने क्या सोचा है, हम यहाँ कोलकाता से आएंगे। यहाँ पर अगर देखोगे तो एक बंदरगाह भी है कोलकाता में, जिसे हम लोग बोलते हैं हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह तक सामान पहुंचाएंगे। यहाँ से पानी वाले जहाज के माध्यम से म्यांमार के अंदर एक बंदरगाह है जिसे हम लोग बोलते हैं सितवे बंदरगाह। ये सितवे बंदरगाह तक पहुंचेगा। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है कालादान नदी, और इस कालादान नदी की लंबाई लगभग 158 किलोमीटर है। तो इस नदी तक के माध्यम से हम लोग कहाँ तक पहुँचा देंगे, प्लेटवा तक। और वहाँ से हाईवे मतलब सड़क मार्ग के माध्यम से हम लोग कहाँ तक पहुँचा देंगे, इसे पहुंचा देंगे हम लोग आइजॉल तक। तो इस तरह से एक कनेक्टिविटी जो हो सकती है वो कहां तक हो सकती है, हमारे उत्तर पूर्वी के राज्यों तक, उत्तर पूर्वी राज्यों तक। और इसी प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है, इस प्रोजेक्ट का ही नाम दिया गया कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसके बाद एक टॉपिक हमारा और छूट गया है जिसे हम लोग अभी पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये हमारा अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार से ऊपर जो है ना एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं कोको आइलैंड। ये यहाँ पे रहा। कोको आइलैंड जो है ना शुरुआत से बिलोंग करता है किसको, म्यांमार को। ये है किसका, म्यांमार का है। लेकिन अच्छा, इसमें एक कहानी फेमस है। ये कोको आइलैंड जो है ना वो म्यांमार, और जिस समय भारत आज़ाद हुए थे लगभग 1947-48 के आसपास, 1947 में भारत आज़ाद हो गया, 48 में बर्मा आज़ाद हो गया था। तो जब ये दो देश आज़ाद हुए ना, तो म्यांमार के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोको आइलैंड देना किसको चाहा था, भारत को। लेकिन नेहरू जी का दिल बड़ा था। दूसरा, नेहरू जी जो थे वो कश्मीर की समस्या में इस वक्त पे उलझे हुए थे, तो उनके पास उन्होंने शायद इस चीज़ को इतना नोटिस ना किया हो। दूसरी समस्या है कि आज भले ही आप नेहरू को जितना भी कुछ बोल दो, बट एक बात है, नेहरू को जिस समय देश मिला था ना, कोई बहुत शक्तिशाली देश नहीं मिला था। नेहरू को जब देश मिला तो देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की नहीं है, ठीक है। देश में इतने सारे टेक्नोलॉजी हैं, वो सब नहीं था। तो नेहरू को जो देश मिला ना, उसमें जो सबसे बेहतर हो सकता था वो नेहरू जी ने करने का प्रयास किया था। उस समय और भी मुद्दे थे जो शायद कोको आइलैंड से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते होंगे, तो इस कारण से नेहरू जी ने उस वक्त पे क्या किया था, कोको आइलैंड को लेने से मना कर दिया था। अब ये है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। इसमें होता क्या है ना, अगर आप देखोगे तो 1990 की एक घटना है। 1990 में ना इस कोको आइलैंड को बिल्ड किया जाता है। बिल्ड किया जाता है किसकी मदद से, चीन की मदद से। और जब चीन की मदद से ये बनाया जा रहा था ना, तो चीन के कुछ जहाज आते थे, स्पाइंग जहाज, जिसका भारत ने उस समय विरोध किया था। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे चीन की कोई सेना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन ने कई सारे जो है अपने स्पाइंग जहाज वगैरह जो है वह यहाँ पे छोड़ रखे हैं। इस कारण से क्या होता है, कोको आइलैंड जो है ना वो आज के समय विवादित हो गया है। और इस कारण से भारत और म्यांमार के भी रिश्तों में क्या हो रही है, थोड़ी सी खटास हो रही है। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच में एक संधि साइन की गई थी जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ये साइन किया गया था 1951 ईस्वी में। इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब मकसद बस एक ही था कि किसी तरह से इन दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है, इन दोनों देशों के बीच के संबंध को हमें और बेहतर बनाना है। तो ये इसलिए ये ट्रीटी साइन किया गया था। उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे में लिंक डाल दूंगा, आपको वहाँ से ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू।